तो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एंट्रोपी गेन, इम्प्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन गेन। अब इनको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम फीचर को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा इम्प्योरिटी को लेकर। सो यहाँ पर होगा हमारा इम्प्योरिटी, सॉरी, एंट्रोपी। एंट्रोपी, अब एंट्रोपी का मैंने बता दिया कि फीचर को चेक, सॉरी, प्योरिटी को चेक करने के लिए हम एंट्रोपी यूज करते हैं। वो किस तरह से किया जाता है उसको भी देख लेते हैं। नाउ हमारे पास क्या होता है एंट्रोपी के लिए, एक इक्वेशन है। अब पहले मैं इक्वेशन रख देता हूँ, फिर देन उसको चेक करते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है। हमारी जो इक्वेशन होती है वो एच ऑफ एस, यानी जो एंट्रोपी होती है, इक्वल्स टू माइनस पी पॉजिटिव लॉग बेस टू पी पॉजिटिव माइनस पी नेगेटिव एंड लॉग बेस टू पी नेगेटिव। अब ये पी नेगेटिव, पी पॉजिटिव, ये है क्या चीज? इन पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं, ये है क्या चीज। अगर मैं बात करूं पी पॉजिटिव की, ये क्या चीज है? पी पॉजिटिव का मतलब है द प्रोबेबिलिटी, ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी। अब पॉजिटिव कैटेगरी क्या है? पॉजिटिव कैटेगरी क्या हो सकती है? अगर हम यस नो ले रहे हैं, अगर हमारे पास क्या है, यस नो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इस तरह से स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यस को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, नो को हम नेगेटिव ले सकते हैं, जैसे इस केस में ले रहे हैं। या फिर हमारे पास ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में क्या है? ट्रू फॉल्स में ट्रू को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, फॉल्स को नेगेटिव ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारी पॉजिटिव कैटेगरी या नेगेटिव कैटेगरी हो गई। ओके, देन और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें पी नेगेटिव की, तो पी नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी। तो इस तरह से हम पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव की वैल्यू होती है, मतलब इन्हें बोलते हैं। इसकी इक्वेशन देख ली हमने, अब इसको यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरा F1 कोई फीचर है, और F1 फीचर में मेरी डिफरेंट कैटेगरीज होगी। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ मेरी कैटेगरीज है C1 और C2 नाम की दो कैटेगरी है। अब इन दो कैटेगरी का मुझे फर्दर ये देखना है कि ये इम्प्योर स्प्लिट होगा या प्योर स्प्लिट होगा। फर्दर ये स्प्लिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको चेक चेक कर लेते हैं। तो फाइनली हमें क्योंकि पता है कि इम्प्योरिटी का हम, सॉरी, इम्प्योरिटी नहीं, एंट्रोपी, का यूज क्यों करते हैं? एंट्रोपी का यूज हम प्योरिटी को चेक करने के लिए करते हैं कि हमारा प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है। ओके, देन इसमें मैं क्या बोलता हूँ, मैं इस तरह से लेता हूँ इसको कि जो कैटेगरी वन है, तो कैटेगरी वन में मुझे, मेरे पास क्या आया, 3 यस आते हैं और 3 नो आते हैं। मेरा कुछ इस तरह का डेटा सेट है कि जहां पर मुझे कैटेगरी वन के लिए 3 यस और 3 नो मिल रहे हैं, और कैटेगरी टू के लिए मेरे पास 3 यस और 0 नो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से ही मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे दोनों ही समझाने हैं कि अगर मेरा प्योर, क्या कहते हैं कि स्प्लिट हो रहा है तब क्या कंडीशन हो सकते हैं, स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्या कंडीशन है, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ वैल्यूज ले ली, यानी 3 यस 0 नो कर दिया, 3 यस 3 नो कर दिया। अब इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं हम अपनी एंट्रोपी को? तो अगर मैं कैटेगरी वन के लिए यूज करता हूँ, यानी HC1, कैटेगरी वन के लिए एंट्रोपी चेक करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है, तो माइनस पी पॉजिटिव लॉग बेस टू पी पॉजिटिव माइनस पी नेगेटिव लॉग बेस टू पी नेगेटिव, ये मेरा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो ये माइनस तो माइनस रहेगा। अब पी पॉजिटिव की वैल्यू रखते हैं। पी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी। अगर मैं पॉजिटिव मान के चलूं इसके अकॉर्डिंग कि यस को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं और नो को नेगेटिव ले लेता हूं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें? तो मुझे यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यस कितने हैं मेरे टोटल? तो पी पॉजिटिव मुझे निकालना है, तो यस कितने हैं? 3 यस है मेरे पास इस केस में। और टोटल मेरे डेटा सेट कितना है? 3 और 3 6, यानी कि जो मैं मेरी प्रोबेबिलिटी, पी पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो 1/2 आने वाली है, 3/6 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 1/2। अब लॉग बेस टू, अब पी पॉजिटिव की वैल्यू हमें पता ही है 1/2 आने वाली है, माइनस
अब आते हैं पी नेगेटिव पे। पी नेगेटिव का इस केस में क्या मतलब है, C1 में? तो पी नेगेटिव कितने मेरे पास 3 नेगेटिव है, यानी नो कितने 3 हैं। ठीक है, तो पी नेगेटिव की मेरी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? तो मेरे पास कितने हैं, 3 नो है और टोटल कितने 6। तो यहाँ पर भी मेरे पास 1/2 ही आएगी इसकी भी। तो यहाँ पर इसे 1/2 रख लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 1/2 और log बेस 2। और यहाँ पर भी 1/2। अब जब आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर से या फिर नॉर्मली ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, log बेस 2 इसमें जब इसे कैलकुलेट करोगे, तो मैंने अभी कैलकुलेट किया है, जस्ट इसकी वैल्यू क्या आती है, जस्ट इसकी वैल्यू आती है 1। अब इस 1 से क्या समझ में आता है? इस 1 से ये समझ में आता है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होती है। तो इस केस में हमें ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, मेरा इम्प्योर स्प्लिट है। ये क्या है, इम्प्योर स्प्लिट है। इम्प्योर स्प्लिट। अब इम्प्योर स्प्लिट का मतलब यहाँ पर ये पता चला कि यहाँ पर इम्प्योर स्प्लिट 1 है, तो इसका मतलब 50% तो मेरे यस हो सकते हैं और 50% मेरे क्या हो सकते हैं, नो हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या जान सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है, क्योंकि ये इम्प्योर स्प्लिट है, तो इसको ना हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, फर्दर इसे डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो यहाँ पर हमें ये चीज पता चली। अगर हम बात करें इन केस C2 के बारे में, अगर मैं C2 को निकालता हूं, द एंट्रोपी ऑफ C2, तो उसमें कैसे? अब हमें पता है हमारा फॉर्मूला सेम है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे डायरेक्ट। तो इसमें अगर हम P पॉजिटिव की वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं इसमें P पॉजिटिव की वैल्यू निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव की, पॉजिटिव कैटेगरी की, तब क्या आती है इसको देख लेते हैं। तो क्योंकि यस की कैटेगरी निकालने हैं, तो यस के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ यस हैं, 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट कितना है मेरा, 3 + 0, ये भी 3 है। तो यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर मैं पी नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव के लिए कितनी आएंगी, नो कितने हैं टोटल, 0 नो है, और टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पर क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। तो इस केस में अगर मैं इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट अप करता हूं, तो मेरा जो फॉर्मूला था H(C2) के लिए, वो क्या था, माइनस पी पॉजिटिव लॉग बेस 2 पी पॉजिटिव माइनस पी नेगेटिव लॉग बेस 2 पी नेगेटिव। यही था मेरा फॉर्मूला, यही था मेरा फॉर्मूला। अब इसमें जब वैल्यूज को पुट करता हूं, तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस पी पॉजिटिव की वैल्यू 1 है, और लॉग, और ये पॉजिटिव पी पॉजिटिव की वैल्यू 1, वैसे ही log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस पी नेगेटिव में यहाँ पे क्या आ रहा है 0, और ये log बेस 2 इसकी वैल्यू 0, तो ये ऑलरेडी 0 होने वाला है सारा, और log 1 0 होने वाला है। तो यहाँ पर मेरी क्या वैल्यू आने वाली है, 0 वैल्यू आने वाली है। तो इस केस में हम क्या जान सकते हैं, इस केस में हमें, क्योंकि वैल्यू क्या मिल रही है एंट्रोपी की, हमें वैल्यू मिल रही है 0। तो 0 का मतलब ना तो ये नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना यस मिलने वाला ना नो, नो मिलने वाला। इसका मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, प्योर स्प्लिट। अब प्योर स्प्लिट से क्या समझ में आया कि इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें पता है जिसे डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होता है हमारा, लीफ नोड। तो ये क्या हो गया हमारा लीफ नोड। तो इस तरह से हम ना डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की डिफरेंट डिफरेंट एंट्रोपी को जान सकते हैं कि कौन सा हमारा प्योर स्प्लिट है, कौन सा फर्दर स्प्लिट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। इनके साथ अगर मैं इसे इसके ग्राफ की बात करता हूँ, इसके ग्राफ की बात करूं, तो मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ कि अगर मैं एंट्रोपी एंट्रोपी और उनकी प्रोबेबिलिटी के बीच में, यानी पी पॉजिटिव पी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं, तो मेरा ग्राफ किस तरह से जा सकता है? क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से कहां तक जाती है, 1 तक जाती है। ऐसे यहाँ पर अगर हम एंट्रोपी के केस में जाए, तो 0 से 1 ही जाने वाली है। तो इसमें अगर मैं चेक करूं, इसमें मैं ग्राफ बनाता हूं, तो मेरा ग्राफ क्या हो सकता है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट केस में मुझे क्या मिल रहा था, फर्स्ट केस में मुझे 50% यस और 50% नो, इस तरह से मिल रहा था, और 1 मेरा आउटपुट निकल के आ रहा था एंट्रोपी के केस में। तो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इधर, तो यहाँ पर हो जाता है मेरा 1। अब क्योंकि ये 50% की बात है, तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे आ सकता है। तो ये हो गया मेरा इन केस ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के केस में ये हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ सकता है हमारे अंदर। क्या आ सकता है कि यहां पर तो मैंने ले लिया कि डिफरेंट डिफरेंट क्या, डिफरेंट डिफरेंट 2 कैटेगरीज हैं, बट मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मल्टी क्लासेस है, मल्टी क्लास कैटेगरी है। एक सेकेंड।
ठीक है। तो फाइनली हमने जान लिया कि एंट्रोपी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फीचर के लिए, और उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अब मैं बोल रहा था कि मल्टी क्लास के केस में क्या हो सकता है। तो अगर मैं लिखूं फॉर मल्टी क्लास, अगर हमारी कैटेगरीज क्या हो, मल्टी क्लास कैटेगरीज हो, डिफरेंट डिफरेंट और भी कैटेगरीज हो। कैटेगरीज किस तरह से हो सकती हैं? मान लो एक यस कैटेगरी हो गई, एक नो हो गई, और एक मे भी ले सकता हूँ, कोई भी मे भी ले सकता हूँ। तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन क्या हो सकती है, उस केस में इक्वेशन क्या हो सकती है उसको देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मल्टी क्लास कैटेगरीज, तो द इक्वेशन ऑफ द एंट्रोपी विल बी -P1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर कैटेगरी वन के लिए अगर मैं देखूं, PC1, इस तरह से PC1 लॉग, ये हो गया PC1 के लिए, माइनस सेकेंड कैटेगरी के लिए चेक करूं, PC2 लॉग PC2। फिर देन थर्ड कैटेगरी के लिए चेक करें तो PC3 लॉग PC3। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे मल्टी क्लास, जो हमारे मल्टी क्लासेस के लिए हमारे पास जो एंट्रोपी की इक्वेशन हो सकती है वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, ये हमें नॉर्मली समझ में आ चुका है। देन अब आगे चलते हैं, ये हो गया एंट्रोपी का केस। अब एंट्रोपी का केस हो गया, अब उसके बाद हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। तो आगे चेक करते हैं हम, जो हमारा सेकंड हमारी प्योरिटी चेक करने के लिए जो टेक्निक थी उसको जान लेते हैं। तो वो टेक्निक थी हमारी गिनी इम्प्योरिटी की। अब जो सेकंड टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है गिनी इम्प्योरिटी। ठीक, ये हो गया गिनी इम्प्योरिटी। अब हमें पता है कि गिनी इम्प्योरिटी को भी हम प्योरिटी चेक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, बट इनका डिफरेंस थोड़ा आगे देखेंगे, पहले हम गिनी इम्प्योरिटी को जान लेते हैं। तो गिनी इम्प्योरिटी की इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये होती है गिनी इम्प्योरिटी इक्वल्स टू 1 माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n, एंड ये हो गया p का होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज है, इसको भी देख लेते हैं। ओके, p हमें पता है, p ये मैंने जनरल केस में लिया है, p कैन बी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, p पॉजिटिव एंड p नेगेटिव। अब p पॉजिटिव और p नेगेटिव हमें ऑलरेडी पता है इन केस ऑफ एंट्रोपी। अब हम क्या करते हैं, एक सीधा डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि गिनी इम्प्योरिटी को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है फॉर अ पर्टिकुलर फीचर के लिए। तो लेट सपोज यही मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा एक और फीचर है F1। ठीक है, अब इस फीचर में मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ कैटेगरी C1 है और एक C2 कैटेगरी है। C1 कैटेगरी हो गया, एक C2 कैटेगरी हो गया। अब इसमें मैं क्या मुझे मिलता है 3 यस और 3 नो इधर से मिलता है, और यहाँ पर भी मेरा 3 यस और 0 नो मिलता है। इसी इसी चीज को यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस केस में तो हमें डायरेक्टली पता चल ही रहा है कि यहाँ पर इसे स्प्लिट नहीं कर सकते, ये तो मेरा प्योर स्प्लिट है। ओके, लास्ट केस की तरह ही है, ये सिंपल लास्ट केस की तरह ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट इस केस में बात करें तो इसे मैं अगर 3 यस यानी पॉजिटिव और 3 नो यानी नेगेटिव मानता हूं, तो इसको किस तरह से यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस केस में अगर मैं गिनी इम्प्योरिटी में इसे रखता हूं इन वैल्यूज को, तो यानी कैसे रखूंगा, 1 माइनस, इधर देख लेते हैं, 1 माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n p का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस p पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास तो p है, 3 या तो यस है या नो है, तो p पॉजिटिव का होल स्क्वायर। अब क्योंकि समेशन है तो प्लस p माइनस का होल स्क्वायर, तो मैं इस तरह से इसे रखूंगा। अब इसके लिए p पॉजिटिव और p नेगेटिव निकालें, तो कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर हम p पॉजिटिव निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें पॉजिटिव कैटेगरी की, क्या हो सकती है, तो यस के केस में अगर C1 के केस में चेक करते हैं, तो 3/3 और 3 6, यानी कि ये 1/2 होने वाली है। और p नेगेटिव के केस में देखें, तो p नेगेटिव के केस में भी 3/6 होने वाली है। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं, सेम डेटा सेट है। तो उसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो 1 माइनस 3/6 का होल स्क्वायर प्लस 3/6 का होल स्क्वायर। ओके, देन आगे चलते हैं। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें, तो 1 माइनस 3/6 यानी कि 2, यानी 1/4 हो गया, प्लस ये भी 1/4 हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पे 1/2, और 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5।
अब 0.5 मिल रहा है हमें, अगर हमें 0 मिलता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि ये प्योर स्प्लिट है, बट ये क्या मिल रहा है इस केस में हमें 0.5, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इम्प्योर स्प्लिट है। इसे क्या कर सकते हैं हम, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अगर हम चेक करें इन केस ऑफ सेकंड, यानी कि गिनी इंडेक्स ऑफ कैटेगरी सेकंड के लिए, तो सेकंड कैटेगरी के लिए वही सिंपल, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले में रखें तो उसके लिए हमने लास्ट में प्रोबेबिलिटी निकाली थी कि 3 यस के लिए कितनी आ रही थी, तो पी पॉजिटिव इसके लिए क्या आ रही थी, 3/3 यानी कि 1 आ रहा था, और पी माइनस के लिए क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज को अगर रखें, यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस 0, इस तरह से हम वैल्यूज को रखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये भी प्योर स्प्लिट आ रहा है, इस कंडीशन में भी प्योर स्प्लिट आ रहा है। तो प्योर स्प्लिट का मतलब, 0 का मतलब लीफ नोड, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा लीफ नोड। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजों को समझा। अगर इस चीज को हम ग्राफिकली देखें, जैसे हमने एंट्रोपी को चेक किया था, तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, तो ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, तो इस तरह से मेरा ग्राफ हो सकता है इन केस ऑफ गिनी इंडेक्स, यानी कि जी ऑफ आई। ओके, एंड इसको देख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी के केस में, पी पॉजिटिव और पी नेगेटिव, इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो हमें पता है इनकी रेंज कहाँ तक होती है, 0 से 1 होती है, यहाँ पर ये 1 हो सकती है। अब इस केस में हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट यहाँ पर देखें तो 0.5 मिला, 0.5 मिला। तो इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, 0 और 1 के बीच में 0.5 होगा, ऐसे यहाँ पर 0.5 होगा। ठीक है, इस केस में। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूं इसके लिए, तो मेरा ग्राफ क्या हो सकता है, मेरा ग्राफ होगा, क्योंकि इसकी रेंज कहां तक जा सकती है, 0.5 तक ही जाएगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर मेरा हो गया 0.5 यहां से, और 0.5 इधर से, ये हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा, ये जो ग्राफ बना मेरा, ये हो गया गिनी इम्प्योरिटी। और इसकी रेंज क्या होगी, हमें ऑलरेडी पता है, इसकी रेंज होगी 0 से 0.5। तो ये केस हो गया गिनी इम्प्योरिटी का। अब हमने देख लिए दोनों की दोनों, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की इक्वेशन या एंट्रोपी को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, कैसे एंट्रोपी से प्योरिटी चेक कर सकते हैं। एंड देन हमने ऑल्सो देख लिया है कि गिनी इम्प्योरिटी का यूज करके हम किस तरह से प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि कहाँ तो हमें यूज करना चाहिए, कहाँ हमें यूज करना चाहिए अपने एंट्रोपी को, और कहाँ पर हमें यूज करना चाहिए हमें अपने गिनी इम्प्योरिटी को, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंट्रोपी के केस में, तो एंट्रोपी के केस में जहां पर हमारा डेटा सेट कैसा हो, स्मॉल हो, तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, सिंपल, द डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड गिनी इम्प्योरिटी, तो मैं अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं, कहां पर हमें यूज करना चाहिए, तो बेस्ट केस तो यही होता है कि वेन एवर द डेटा सेट इज स्मॉल, स्मॉल इन द सेंस कि हमारे पास 1000 2000 इस तरह से कुछ रिकॉर्ड्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यूज करना चाहिए अपना एंट्रोपी को यूज करना चाहिए, एंट्रोपी टेक्निक को यूज करना चाहिए। ओके, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, इफ द डेटा सेट इज ह्यूज, ठीक है, हमारा डेटा सेट बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत लार्ज है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें यूज करना चाहिए अपना गिनी इम्प्योरिटी को, क्या होना चाहिए, गिनी इम्प्योरिटी को यूज करना चाहिए, इम्प्योरिटी। ठीक है, अब हमने बेसिक डिफरेंस भी हमें पता कर लिया है कि कहाँ पर हमें इम्प्योरिटी यूज करनी चाहिए, कहाँ पे हमें गिनी इम्प्योरिटी यूज करनी चाहिए। अब हमारा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें स्प्लिट करना, तो ये तो पता चल गया कि स्प्लिट करना है नहीं करना है फीचर को, बट उस फीचर को कैसे सिलेक्ट करें जिसको हमें स्प्लिट करना है, या उस जिससे हमें डिसीजन ट्री को क्रिएट करना है, तो उस फीचर को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से अगेन मैं क्या करता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट फीचर यू नीड टू सिलेक्ट टू स्टार्ट दिस स्प्लिटिंग, या स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन है,
अब इसके लिए मैंने क्या टेक्निक बताई थी, इसके लिए जो मैंने टेक्निक बताई थी वो बताई थी मैंने इंफॉर्मेशन गेन, वो बताई थी मैंने इंफॉर्मेशन गेन। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम फीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी चीज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, F1 फीचर हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, इस तरह से, और मेरा एक आउटपुट हो गया। इस तरह से मेरे पास फीचर्स हैं और ये मेरा आउटपुट हो गया। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री क्रिएट करता हूँ। डिसीजन ट्री कैसे, कि मैं क्या करता हूँ, F1 को सिलेक्ट किया। ओके, F1 को सिलेक्ट किया और मैंने क्या किया, इसमें से F2 निकला। ठीक है, ओके, ये कैटेगरी डिफरेंट डिफरेंट यूज किया मैंने, F2 एंड देन F3। उसी तरह से मैंने क्या किया, एक और मैंने स्प्लिट कर लिया F2 से। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने F1 को सिलेक्ट किया था और F1 से इस तरह से स्प्लिट किया F2 F3, और मैंने अब की बार क्या किया, F2 को यूज किया, उसको सिलेक्ट करूंगा। उसको सिलेक्ट कैसे करूंगा, कि मैंने यहाँ से F1 लिया, यहाँ पे मेरा F2 हो गया। अब F1 मेरा लीफ नोड हो गया, मैं मान रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और F2 को मैंने फर्दर स्प्लिट किया, F2 तो ऑलरेडी है, F3 ये होता है ये, तो F1, ठीक है। अब F3 है, अब F3 को कर रहे हैं, तो F3 के लिए क्या होगा, F1 F2 हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हम फर्दर स्प्लिट करते जाएंगे। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से कैसे समझते हैं, इसके पहले हम इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन क्या हो सकती है इसकी। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन गेन की इक्वेशन की बात करता हूं, वो क्या हो सकती है, तो इसे हम लिखते हैं गेन एस कॉमा एफ, यानी कि F1 लिख दें, F2, यानी कुछ भी लिख सकते हैं जो हमारा फीचर है, ठीक है, इक्वल्स टू एच ऑफ एस। अब एच ऑफ बस एस हमने देख चुके हैं कि ये एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी ऑफ द रूट नोड, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ, समेशन ऑफ, ओके, समेशन ऑफ कोई भी वैल्यू, ओके, वैल्यू एंड मोड ऑफ एस ऑफ वी, यानी कि वैल्यू हमारी अपॉन मॉडुलस ऑफ एस, अभी मैं समझाऊंगा यह है क्या चीज, और एंट्रोपी ऑफ एच ऑफ एस ऑफ वैल्यू, जो हमारी जिस वैल्यू की हमारी एंट्रोपी निकलने वाली है। तो फाइनली ये हमारी एक इक्वेशन होती है। अब इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं पहले। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है, इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे कि मेरे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स थे, F1 F2 F3, और एक मेरा आउटपुट था। ओके, अब इसमें मैंने क्या किया, F1 को लिया, और F1 से मैंने क्या किया, फर्दर इन्हें क्या किया, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, देन कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में डिवाइड किया, तो मैंने डिवाइड तभी तो क्या होगा, तब मैंने पहले सबसे पहले तो एंट्रोपी चेक की होगी कि प्योरिटी यानी स्प्लिट किस तरह से करना है, इम्प्योर स्प्लिट है या प्योर स्प्लिट है। मुझे पता चला कि ये इम्प्योर स्प्लिट है, तो इस इम्प्योर स्प्लिट है तो मैंने फर्दर डिवाइड किया। तो यानी कि मैं मानता हूं कि यहाँ पे मेरा टोटल जो डेटा सेट है इसके अंदर 9 तो यस है, मैं उसी लास्ट वाले डेटा सेट का यूज कर रहा हूँ। 9 यस है और 5 मेरे क्या है, नोज है। 9 यस है, 5 मेरे क्या है, नोज है। अगर मैं लास्ट में दोबारा से उसी डेटा सेट को यूज करता हूँ, ये मेरा डेटा सेट फाइनली मैंने दोबारा से यूज किया, ऐसे सही कर देता हूँ। ओके, देन इसको मैं इधर रख देता हूँ, इधर। ओके, यहाँ पर मुझे, ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है, और इस डेटा सेट में मैंने क्या देखा था, मेरे 9 यस थे एंड 5 नोज थे। मैंने क्या किया, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा यूज किया है। ओके, बट मैंने क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे तीन कैटेगरीज में, अब मैंने आउटलुक को ही लिया, ऐसे समझ सकते हैं कि F1 आउटलुक ही हुआ, और मैंने C1 C2 में डिवाइड किया, मैंने C3 को नहीं लिया है। ठीक है, उस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि मुझे मिलते हैं 6 तो यस मिलते हैं और 2 नोज मिलते हैं। और इस केस में बात करूं तो 3 यस मिलते हैं और 3 नोज मिलते हैं। देन तब क्या होगा, अब इससे हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना इंफॉर्मेशन गेन। अब इंफॉर्मेशन गेन कैसे निकालेंगे, इसके पैरामीटर्स को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, अब इसकी तो हमें पता है, एच ऑफ एस क्या है, ये हमारी एंट्रोपी हो गई। ये क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ द रूट नोड, जो हमारा रूट नोड होगा जहां से स्प्लिट होगा, वो हमारा एंट्रोपी होगा। तो ये हो गया हमारा एंट्रोपी। ओके, देन आगे चलते हैं।
अब एक होता है हमारा एसवी, जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है एसवी। अब ये एसवी क्या चीज है? एसवी हमारा आउटपुट ऑफ कैटेगरी वन, यानी जो फर्स्ट कैटेगरी से हमारा आउटपुट आने वाला है, जिस भी कैटेगरी से आउटपुट आने वाला है उस कैटेगरी को बोलते हैं हम एसवी। यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ कैटेगरी, जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को हम देख रहे हैं। ठीक है। एंड सेकंड हमने यूज किया है एच ऑफ एस। अब ये एस क्या चीज है, एस को भी देख लेते हैं। एस मतलब टोटल नंबर ऑफ यस या नो। इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ यस या नो। ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो इनको हम मैंने डिफाइन किया है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, आप इनसे क्या निकालते हैं, अपना इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। तो इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी कैटेगरी वन के लिए। देन मुझे आगे फर्दर फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा। तो एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमें पता है। सो एंट्रोपी फाइंड आउट करने के लिए एच ऑफ एस, ओके, एच ऑफ एस, एच ऑफ एस इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है माइनस पी पॉजिटिव लॉग पी पॉजिटिव, ठीक है, माइनस पी नेगेटिव लॉग बेस टू पी नेगेटिव। इस तरह से मेरा फॉर्मूला होता है एंट्रोपी के लिए। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो अगर हम पुट करें तो यहाँ पर देखो, इस केस में F1 के लिए क्या है, 9 years है, तो P पॉजिटिव मतलब 9 years हो गई। तो 9 बाई, तो ये सिंपल मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ, 9/14 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी P पॉजिटिव के लिए, यस के लिए। ओके, तो लॉग 9/14, ओके, माइनस, अब नेगेटिव के लिए चेक करें तो 5 मेरे नो है, इस केस में 5 नो है। तो 5 नो है, नो के लिए मैं क्या करूंगा, 5/14, टोटल डेटा सेट नीचे आ जाएगा और log बेस 2, और ये हो जाएगा 5/14। जब इसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज करोगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आएगी, 0.94 के समथिंग मेरी वैल्यू आने वाली है। अब यहां तक हमें समझ में आ गया, एक कैटेगरी के लिए हमने ये निकाल दिया। ओके, एक कैटेगरी नहीं, हमने किसी भी एक एस कैटेगरी मतलब एस डेटा के लिए हमने ये निकाल दिया, जो टोटल नंबर ऑफ यस और नो निकाले। अभी हम कैटेगरी के लिए निकालेंगे। तो कैटेगरी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, एच ऑफ सी वन इस तरह से निकाल सकते हैं। एच ऑफ सी वन में डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, कि यहाँ पर मेरे कितने हैं, 6 यस हैं, तो 6 यस के लिए, यस के लिए क्या है, यस यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए पी पॉजिटिव कितना आएगा, तो 6/8, ये हमारे पॉजिटिव के लिए आ जाएगा। तो यानी कि इसमें लिख सकते हैं हम 6/8 लॉग बेस टू 6/8 माइनस, अब नेगेटिव के लिए कितना आ सकता है, क्योंकि ये 2 है, तो 2/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/8 लॉग बेस 2 और 2/8, इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली मेरा आएगा 0.81 के समथिंग आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं कैटेगरी सेकंड की, एच सी टू की बात करूं, तो अगर हम अपने डेटा सेट को देखें तो यहाँ पर देखो 3 यस 3 नो है। अगर मैं इस केस में पी पॉजिटिव निकालता हूं तो पी पॉजिटिव मतलब यस के केस में, तो 3 बाई कितना 6 आ गया। ओके, तो यहाँ पे कितना आया, 1/2 आ गया। और पी नेगेटिव के लिए भी कितना आ गया, 3/6, और ये क्या आ गया, 1/2। तो हमें पता है, हमने लास्ट में भी एंट्रोपी के केस में ये दोनों यूज किए हैं, कि जब भी हमारा 1/2 आया, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, तब हमारी एंट्रोपी कितनी आ रही थी, उस केस में हमारी एंट्रोपी आ रही थी 1, ये आ गई 1 एंट्रोपी। ओके, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो एंट्रोपी आई ये आई 1। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमने एंट्रोपी को फाइंड आउट कर लिया इजीली, एंट्रोपी फाइंड आउट कर लिया। हमारा फॉर्मूला कुछ यहाँ पर है, एंट्रोपी को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस वाले जो हमारी इक्वेशन है इसको सॉल्व करने वाले हैं, यानी गिनी को, सॉरी गेन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर, नाउ कैलकुलेटिंग इंफॉर्मेशन गेन या गेन। ओके, अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, अब पहले गेन को करते हैं। तो गेन एस कॉमा एफ हमें पता है, इक्वल्स टू, अब हमने क्या कहता है, हमें फॉर्मूला पता है, हम डायरेक्ट वैल्यूज को लिख लें। एच ऑफ एस की वैल्यूज कितनी आई, 0.94 की समथिंग आई थी, माइनस माइनस एस ऑफ वी कितना है, एस ऑफ वी कितना हो जाएगा, एस ऑफ वी को देखें हम, कहां पर गया एस ऑफ वी, एस ऑफ वी, एस ऑफ वी यहाँ पर। तो अगर हम एस ऑफ वी और एस और एच एस ऑफ वी की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज कितनी आती है, ये चीज देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने में डिवाइड हुआ था, 6 और 2, टोटल डेटा सेट 8 है, तो 8 बाई टोटल कितना यहाँ पर 14 है। ओके,
और यहाँ पर अगर इस कैटेगरी की बात करें 3 टोटल डेटा सेट कितना है 6, और 6 अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी यानी 6/14। तो C1 के केस में हमारा क्या हुआ, C1 के केस में जो हुआ हमारा 8/14 ये हुआ। ओके, इनटू इनटू इसके लिए C1 के लिए हमारी जो एंट्रोपी आई थी वो कितनी आई थी 0.81, 0.81। ओके, देन प्लस 6/14, 6/14 किसके लिए लिख रहा हूं मैं, 6/14, 3 और 3 कितना है टोटल डेटा सेट 6 हो गया, 6 और 9 5 14, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम टोटल C2 कैटेगरी की। तो 6/14, तो ये हो गया 6/14 और इनटू ये इसकी एंट्रोपी कितनी आई 1। तो इस तरह से हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं। देन अब हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो हमारा गेन S, F आया, वो आया हमारा 0.049। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गेन हमारा इतना निकल के आता है। सो अब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ना तो जीरो आ रहा है, जीरो आता तो फिर यहाँ पे स्प्लिट नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या किया 0.049 हमारा गेन निकल के आया एक पर्टिकुलर फीचर के लिए। अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिमिलरली, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम फीचर को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम सिमिलरली चेक करें फॉर अनदर F2 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू F2, अकॉर्डिंग टू F2 इसी तरह से हम इस फॉर्मूले को, जो हम इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूले को F2 फीचर के लिए या डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के लिए यूज करते हैं। तो अगर मैं इस तरह से करता हूँ F2 और F2 को फर्दर स्प्लिट किया कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, देन मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसमें से निकल के। जैसे यहाँ पर आई है गेन की वैल्यू, यहाँ पर गेन की ये आ रही है। अगर मैं लेट सपोज इसे करके देखता हूँ, मानता हूँ मेरे पास कितनी वैल्यू आती है, मेरे पास 0.051 इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाती है। तो मैं क्या करूंगा, तब मुझे ये पता चलेगा कि मुझे F1 को सिलेक्ट करना चाहिए स्प्लिट के लिए या F2 को सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहां पर जब हम कंपेयर करते हैं, नाउ नाउ व्हेन वी कंपेयर, व्हेन वी कंपेयर, तो कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जिसका गेन इंडेक्स ज्यादा, गेन इंफॉर्मेशन ज्यादा, इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा, वो हम ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, वो हम पहले सिलेक्ट करेंगे। तो इन केस ऑफ जब हमारा 0.051 हमारा ग्रेटर है 0.049 से, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, हम F2 को सिलेक्ट करेंगे। तो वी विल सिलेक्ट F2 फीचर। तो हम क्या कर रहे हैं, F2 फीचर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सो इन्फॉर्म जहां पर भी हमारा इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा, इस तो हम क्या करेंगे, उस जो हमारा फीचर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे फर्दर स्प्लिट के लिए। तो फाइनली हमने ये दोनों जो हमारे क्वेश्चंस थे और इनके अंदर जो टेक्निक्स यूज हो रही थी, उनको हमने अच्छे से समझ लिया है कि किस तरह से हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कैसे, किस तरह से फीचर को सिलेक्ट करना है ये भी जान लिया है, कौन से फीचर को सिलेक्ट करना है ये भी जान लिया है, ठीक है। और एंट्रोपी को क्यों यूज करना है, कहां पर यूज करना है ये भी पता चल गया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से थोड़ा और ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फाइनली इंफॉर्मेशन गेन के बारे में बता दिया, ठीक है। जिससे हमें पता चला, इंफॉर्मेशन गेन से पता चला कि कहाँ से हमें स्प्लिट करना है, कौन से फीचर को हमें सिलेक्ट करना है। ओके, देन हमने डिफरेंस भी देख लिया, एंट्रोपी और ग्रीन इम्प्योरिटी कहाँ पे यूज करनी है वो भी हमें पता चल गया। ओके, और अगर हम आगे चलें तो आगे इस केस में देखें, हमने गिनी इम्प्योरिटी को भी, टेक्निक को भी समझ लिया है, ठीक है। और कहाँ पे यूज होगी ये भी देख लिया है। और हमने फाइनली एंट्रोपी को भी देख लिया है। ओके, फिर हमने जो हमारे ये मेन क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन इसी में छिपे थे। यहाँ पर हमारा पूरा एल्गोरिथम हमें समझ में आया है इन दो मेन क्वेश्चन से। यहाँ पर हमें डेटा सेट के साथ टैकल कैसे करना है ये वाली चीज हमें समझ में आई। सो फाइनली हमने ये वाली चीजें यहाँ तक देख लिया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हमने ये देख लिया कि एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर से। ओके, अगर नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसीजन ट्री फॉर न्यूमेरिकल स्प्लिट के लिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो मेरा डेटा सेट किस तरह से था, मेरा डेटा सेट था कुछ इस तरह से कि यहाँ पर ये कैटेगरिकल फीचर है बहुत सारे। बट अगर न्यूमेरिकल फीचर हो तो क्या हो सकता है, तो हम चीजें देखेंगे किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स स्टेप्स को यूज करके हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी यहाँ पर हमने कर लिया है।